वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का RSR यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 यानी बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कल ख़त्म किया, आज पार्ट 2 करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए और हमने वहाँ पे देखा कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन को देखते हुए उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, सबसे पहले उसी फोर्स की बात करेंगे और वह कूलाम ने दिया था, उसको कूलाम नियम के रूप में डिफाइन करेंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी का वेलकम, तहे दिल से गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका। एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दीजिए और लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा दीजिए। उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इसका पार्ट 1 मिस कर दिया है तो इस क्लास के बाद में उसको जरूर से देख लें, क्योंकि गजब का क्लास होने वाला है आज का। ये जो आपका टॉपिक रहेगा आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखिए आप यहाँ पे अगर आज हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 होगा। ये हमारी टाइमिंग है क्लास की और ये आपका लेक्चर नंबर 110 सिलेक्शन बेच 2021 का, सिलेक्शन बेच 2021 का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी टीम RSR देख रहे हैं आपके लिए लगातार मेहनत जिस हिसाब से कर रहे हैं। कल एक बच्चे का कमेंट था, संजय सर आप तो बड़े धन्य हैं। फिर आगे उसने कमेंट भी लिखा था क्योंकि आपने आज तक एक छुट्टी नहीं किया है ना, इवन संडे को भी आपकी तो क्लास है, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमारा जो रेगुलर रूटीन है बच्चा वो आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। जो लगातार आपके साथ मेहनत कर रही है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे मेरी बच्चा स्पेशल क्लासेज हो रही है। सुबह 8 बजे स्पेशल क्लास होती है मेरी टॉप 3000, ठीक है। और शाम को 8 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है, ठीक है। सुबह आपका मिक्स प्रैक्टिस होता है, शाम को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है। शाम वाली क्लास अभी चल रही है, कब तक चलेगी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सुबह वाली क्लास कंटिन्यू आपकी रहेगी, ठीक है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद में ये कैटेगरी सिलेक्ट करें। और जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इस स्पेशल क्लास में भी कोड पूछता है, आप ये कोड हमारा यूज कर सकते हैं RSR लाइव। उसके बाद में मेरे प्रोफाइल पे जाके फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारी स्पेशल क्लासेज है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा आज ही अनअकैडमी प्लस पे कोर्स, कल 23 को एक कोर्स लॉन्च हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए, उसके बाद में 1 मंथ नहीं, या तो 3 मंथ या 6 मंथ या फिर 12 मंथ सेलेक्ट करें। उसके बाद में आप हमारा कोड अप्लाई कर सकते हैं RSR लाइव कैपिटल लेटर में, 10% आपका डिस्काउंट है। और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, GS, रीजनिंग सब मिलेगा आपको। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीम RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 26,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है। यहाँ पे आपको क्लासों का अपडेट दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम बात करेंगे बच्चा पार्ट 2, और पार्ट 2 में सबसे पहले शुरुआत होगी कूलाम के नियम की। कूलाम्स लॉ बहुत अच्छा बेहतरीन आपका नियम, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। बहुत गजब का नियम है, बहुत गजब का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला टॉप लेवल पे। कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। अब मेन मुद्दे वाली बात ये आती है कि आपने पार्ट 1 क्लियर कर लिया तो आपको ये पता होगा कि दो अनलाइक चार्ज हैं, कल की क्लास में वो अट्रैक्ट कर रहे थे, लाइक चार्ज रिपेल कर रहे थे। तो ये अट्रैक्शन फोर्स, ये रिपल्सन फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला हम इधर से बनाएंगे और उस फोर्स का फॉर्मूला बनेगा कूलाम्स लॉ से, यानी कूलाम के नियम से। जय हिंद बच्चा, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सभी का वेलकम है। अगर बेटा हो सके तो क्लास को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त लेवल पे सपोर्ट करती है। चलो, कूलाम का नियम क्या कहता है। मेरे पास बच्चा 2 चार्ज हैं, एक चार्ज आपका Q1 है, दूसरा चार्ज बच्चा आपका Q2 है, और बीच की दूरी बच्चा R मैंने इधर लिया है। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और बीच की दूरी R है। आपने एक चीज नोटिस किया, दोनों लाइक चार्ज हैं, यानी एक जैसे चार्ज है। Q1 भी प्लस का है, Q2 भी प्लस का है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स F लगेगा वह है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
पहली बात में एक और चीज क्लियर कर दूं, जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतना बल Q2 Q1 पे लगाएगा। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपने देखा इसको भी मैंने F लिखा है तो मैंने इसको भी F लिखा है, लेकिन डायरेक्शन इसका इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। सेम, फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेटा Q1 ग्रेटर देन Q2 हो ना तो भी, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो भी, Q2 ग्रेटर देन Q1 है तो भी, Q1 Q2 बराबर है तो भी, जो फोर्स अप्लाई होगा ये इस पे लगाएगा उतना ही वह उस पे लगाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगेगा और यहां पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला, टेंशन सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए फटाफट से। अप्लाइड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है Q1 Q2 के, यानी आवेश के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है Q1 Q2। दोनों आवेशों के परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 और Q2, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के परिमाण के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है F प्रोपोर्शनली Q1 Q2। पहला इक्वेशन आपका यही था और दूसरा इक्वेशन आता है F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है बीच का डिस्टेंस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मिला देंगे, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, न्यूमेरिकल में काम मिलेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये के का वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। लेकिन बच्चा इधर हम रुकेंगे नहीं, अभी एक स्टेप और बढ़ाएंगे और वो एक स्टेप और क्या है, F बराबर के का वैल्यू, इधर भी मैं लिख देता हूँ के का वैल्यू साइड में, के बराबर याद है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शाबाश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये है हमारे कूलाम लॉ का फॉर्मूला। सर हमारे को पहले से पता है ये फॉर्मूला, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको गलत कर देते हैं हम इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे, पूरा हलवा बना देंगे बहुत अच्छे से। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे वैल्यू लिखा है के का 9 × 10⁹। अब एक नए दुनिया से एक नया एलियन पहुंच चुका इधर, और वो एलियन क्या है, वो एलियन आप देख रहे होंगे एप्सिलॉन नॉट। आपको पता चला वो एलियन क्या है, वो एलियन है एप्सिलॉन नॉट। यानी जो एलियन आपके लिए नया जो दुनिया से जो पॉइंट आउट आया है वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट आपका यही है जो इधर आपको शो किया जा रहा है, जिसको नोट हम कर रहे हैं, जिसको नोटिस हम करके आपको दे रहे हैं। यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यस। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉ है, इसमें एप्सिलॉन नॉट आपका वैक्यूम या एयर के लिए, यानी निर्वात या हवा के लिए, जिसे कहते हैं माध्यम की या निर्वात की विद्युतशीलता। यस सर बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एप्सिलॉन नॉट है आपका एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यानी आपका विद्युतशीलता। इसका वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी आप अगर आपको जरूरत पड़े तो लिख देंगे, नहीं तो हमें तो के का यूज करना है, के का यूज कर लेंगे। अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखना चाहते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी 8.854 गुणा 10 की घात -12। और बेटा जो एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगी, सॉरी जो मात्रक होगा, वो के का उल्टा होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, के नीचे चला जाएगा, तो के का उल्टा कर दो बच्चा, क्या, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हो गया हमारा काम एप्सिलॉन नॉट का। रट्टा मारना मना है बेटा, इधर से बिल्कुल बेसिक लेवल पे यूनिट और डायमेंशन अभी बढ़ा देंगे। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखा, और मेन मुद्दा मेरा फोकस इस पे है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि के ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो जो के का यूनिट है उसको बेटा उलट दो, उसको उल्टा कर दो, उसको रिवर्स कर दो। क्लियर है बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है।
यस सर, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कमेंट करा 25 में से 25 में कैसे आएंगे। बेटा 25 में से 25 करने के लिए तेरे को कमेंट बंद करना होगा और क्लास पे फोकस करना होगा। कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करना होगा। पूरा डेडिकेशन पूरा फोकस क्लास पे लगाना होगा। कमेंट करके पूछने से 25 में से 25 नहीं आते हैं बच्चे, पूछने वाले पूछते ही रह जाएंगे। बाकी बच्चे जो डेडिकेशन के साथ क्लास में बैठे हैं वही कर पाएंगे। बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फोकस करो उस पर। तो मेन मुद्दे वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी है जो आपको नोट आउट करनी है, और मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। लो मैंने आपको दे दिया है, नियम मैंने आपको दे दिया है, और उसी फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही है कूलाम का नियम, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताइए डाउट है किसी बच्चे का? डाउट है किसी बच्चे का? यस सर यस, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब एक मैं यहाँ पे आपको क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूं, एक छोटा सा पॉइंट आउट आपको दे देता हूँ बेटा। कूलाम्स लॉ की एक कंडीशन है, एक सीमा है, एक लिमिट है जिसके बाहर ये फड़फड़ा जाता है। क्या लिमिट है? वो लिमिट ये है कि कूलाम्स लॉ ओनली फॉर ओनली रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है, अगर आवेश आपका रेस्ट में है, अगर चार्ज रेस्ट में है, विराम में है, तो ही आपका कूलाम्स लॉ वैलिड है। अदरवाइज मोशन में है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल, अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल आवेश मोशन में है, मोशन में है, गति में है, तो आपका कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। यानी मोशन वाले चार्ज के लिए, गति वाले चार्ज के लिए कूलाम का नियम वैलिड नहीं है। ये इसकी लिमिट है, ये इसकी सीमा है, याद कर लो। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में आएगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, जिसमें चार्ज को रेस्ट में रखा जाएगा, विराम में रखा जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए चार्ज कूलाम का नियम रेस्ट वाले चार्ज के लिए वैलिड होगा। बहुत बढ़िया सवाल आपका, बेहतरीन सवाल है आपका, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात किया हुआ है। लो क्लियर है सभी बच्चों का? अगर लो क्लियर है तो आगे बढ़े बेटा। यस सर, बहुत अच्छे। अब एक चीज और मैं आपको स्लाइड चेंज करके एक बेसिक चीज और बताना चाहूंगा, और वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मुझे यही स्लाइड काम में लेना पड़ेगा। बच्चा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये के, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, देखो मैं ऑपरेशन कर देता हूं, F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या के को देख के पता चलता है क्या कि ये वैक्यूम है या मीडियम है? नहीं। आप इसकी जगह फॉर्मूला लिखो बच्चा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया बच्चा आपका Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन लेवल का सवाल। Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसको देख के बताओगे कि ये वैक्यूम है, ये निर्वात है। अगर यही फोर्स मीडियम में होता तो एफ एम बराबर क्या लिखते? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम का परावैद्युतांक और आ जाता है एप्सिलॉन आर, और ये हो जाता है बच्चा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ लिख सकता हूँ। तो बेटा इस फॉर्मूले का नया रूप बनेगा, जरा गौर से देखना। एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एफ बन गया, तो बट्टे में क्या बच गया? केवल एप्सिलॉन आर बच गया। यस, ये है बच्चा आपका जहर न्यूमेरिकल, जहाँ से एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ से एग्जाम में अभी न्यूमेरिकल पूछा गया था। अभी लास्ट वाली एयरफोर्स के एग्जाम में परावैद्युतांक दिया जाता है, वैक्यूम का फोर्स दिया जाता है, मीडियम में फोर्स पूछ लेता है। एम फॉर मीडियम, माध्यम में बल, एफ एम बराबर एफ बटा एप्सिलॉन आर। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन सवाल आपका। ये न्यूमेरिकल आपको पूछा गया, मैंने भी पूछा आपको कि अगर मीडियम में, सॉरी वैक्यूम में फोर्स आपका 12 न्यूटन है और परावैद्युतांक दोनों चार्ज के बीच में 6 यूनिट रख दिया जाए, तो बताओ परावैद्युतांक रखने के बाद फोर्स कितना होगा? जरा कमेंट में स्पैम करो फटाफट। एज इट इज क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया हुआ है। तो मीडियम में फोर्स कितना लगेगा, माध्यम में बल कितना लगेगा, एक बार कमेंट भर दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, शाबाश। बेटा कमेंट रिपीट मत करो,
मैं आपको बताऊं, आप कमेंट रिपीट स्पैम कमेंट नहीं करें बिल्कुल भी बेटा, कमेंट रिपीट नहीं करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, देखिए जरा गौर से देखें, आंसर इसका स्पैम कर दो बेटा। बहुत अच्छे सर जी। एफ एम बराबर एफ बटा के यानी 12, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, एफ एम बराबर एफ बटा के यानी 12/6 यानी 2 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन। हमने एक रिलेशन तैयार कर लिया है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर। अभी मैं इसके रिश्ते की बात करूंगा, रिलेशन की बात करूंगा, आगे बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। बल की दिशा, ये जो बल लग रहा है ना बच्चा, इसकी दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा क्या होगी। बच्चा गौर से देखना, एक बार मेरी बात को समझना, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े सब में पहुंच जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। ये Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है, और इनको मिलाने वाली ये लाइन है, बीच की दूरी r है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ पे Q1 Q2 पे बल लगाएगा, Q2 Q1 पे बल लगाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इधर बल मान लो F लग गया, तो इसने इस पे बल लगा दिया, वो भी F। मैंने क्या कहा था बच्चा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, एक्शन रिएक्शन का नियम लागू होता है। जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना बल ये उस पे लगाएगा। अगर इसने F उस पे लगाया तो वह भी इस पे F लगाएगा। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ेगा, ये छोटा है कि बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो। तो बताओ इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, इस बल की दिशा क्या हुई। उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, मैं एक और नया डायग्राम तैयार कर रहा हूं, मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये आपका Q1 और ये आपका कोई बड़ा चार्ज मैंने ले लिया Q2, और ये मिलाने वाली लाइन है बच्चा R। अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहता हूँ, Q1 प्लस में है और Q2 माइनस में, इधर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो आपको प्लस मानना है बच्चा। तो ये तो रिपेल कर रहा है, ठीक है बच्चा, ये तो रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपेल कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो बेटा लगने वाले बल की दिशा, ये इस पे F बल लगाएगा अट्रैक्शन के लिए, तो ये भी F बल लगाएगा अट्रैक्शन के लिए। अट्रैक्शन होगा, आकर्षण लगेगा, ये आपका अट्रैक्शन हो गया, आकर्षण बल लग गया, ठीक है। तो अब मैं इस फोर्स का डायरेक्शन आपसे पूछता हूं, है ना। हाँ, मैं आपसे इस फोर्स का डायरेक्शन पूछता हूं तो आपका जवाब होगा सर, दोनों चार्ज को मैच करने वाली लाइन, जो दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन है, उसके अलोंग या तो आउटसाइड में रिपेल करता हुआ पहला डायग्राम, या इनसाइड में अट्रैक्ट करता हुआ, लेकिन होगा उसी लाइन पे, फोर्स होगा उसी लाइन पे। रिपेल कर रहा है तो आउटसाइड में, अट्रैक्ट कर रहा है तो इनसाइड में, लेकिन मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। यस सर, अलोंग द अक्स, अक्स बोलो या मिलाने वाली लाइन बोलो इसको, क्योंकि लाइन को अपन अक्स बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा, तो ये आपका मिलाने वाली रेखा के आउटसाइड में और ये इनसाइड में। बेटा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारना है नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, ये हो गया आपका। अब नोट पॉइंट आ गया। नोट पॉइंट में क्या ऑपरेशन करना है, नोट पॉइंट में अपने को रिश्तेदारी देखनी है। मैंने अभी एक नए प्राणी को लॉन्च किया था और वह नया था एलियन, कहाँ से आया था पता नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू मैंने याद करवा दिया, 9 × 10⁹, जिसका यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। इसी से एक नए प्राणी को हमने लॉन्च किया था एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था 8.854 × 10⁻⁻12। यूनिट इसका उल्टा करके याद रख लूंगा, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, खत्म बात। ये जो है ये किसके लिए बेटा, वैक्यूम के लिए है, निर्वात के लिए है। वैक्यूम, एयर, एयर भी लिख देते हैं कई बार, ठीक है, वैक्यूम लिख लेते हैं, निर्वात लिख देते हैं,
और ये परमिटिविटी है यानी विद्युतशीलता है। इस परिवार के दो लोग और हैं, एक आता है एप्सिलॉन आर, एक आता है एप्सिलॉन और एक होता है एप्सिलॉन नॉट। तीन लोग हैं, एक मम्मी है, दो बच्चियां हैं। मम्मी का नाम एप्सिलॉन आर है और जो बच्चियां हैं वो एक एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन नॉट है। तो इन तीनों का रिश्ता देखना पड़ेगा, खून का रिश्ता, ठीक है, बहुत बड़ा रिश्ता। तो इस रिलेशन को क्रिएट किया जाता है और वो रिलेशन होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, डायरेक्ट याद रखना है, या एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। मर्जी आए तो ये याद रखना, मर्जी आए तो ये याद रखना। सर कुछ बात समझ नहीं आई, मैं समझाता हूँ। बच्चा वैक्यूम में जब फोर्स लगेगा, वैक्यूम में जब फोर्स लगेगा बच्चा, वैक्यूम में जब फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये वैक्यूम एयर निर्वात का फॉर्मूला है। अगर मैं कहूँ मैंने दोनों चार्ज के बीच में मीडियम रख दिया है, दो आवेशों के बीच में मीडियम भर दिया हमने, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया है। जैसे ही मैंने मीडियम रखा तो फोर्स किस में आ गया, मीडियम में आ गया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखना बहुत तगड़े वाली राज की बात बता रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा आर, ये मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन है। लेकिन भाई साहब ये जो एलियन आया है वो हमारे बस की बात नहीं है। हमें कभी भी न्यूमेरिकल में इसका वैल्यू नहीं मिलेगा। हमें एप्सिलॉन आर मिलेगा जो उस मीडियम के हिसाब से आएगा, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होगा जिसका वैल्यू हमें पता है। हमारे पास एप्सिलॉन कभी नहीं आएगा और इसी वजह से इसको लपेट दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इस दुनिया से वापस से भेज दिया जाता है और इसी फॉर्म में इसको चेंज करते हैं 1/4 पाई। बताओ एप्सिलॉन नॉट उड़ाओगे क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या मैंने अभी इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये क्या है F। देख लो बच्चा ऊपर बट्टे में क्या बच गया, एप्सिलॉन आर। क्या मैंने अभी यही फॉर्मूला आपको जनरेट करके दिया था क्या कंपैरिजन में? ये रिश्ता इधर कैसे अप्लाई किया गया है, मैंने फिर से ऑपरेशन कर दिया है, फुल ऑपरेशन फिर से कर दिया है। ये जो मम्मी है, ये जो आपका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन दोनों बच्चियों का जो अनुपात है ये एप्सिलॉन आर के बराबर है। इसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता शॉर्ट में लिखा है रिलेटिव परमिटिविटी। ये मीडियम के लिए परमिटिविटी है और ये वैक्यूम के लिए है, लेकिन इसका वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये देखिए हटाने के लिए ये वैल्यू पुट किया और फिर अपने ये एक जनरेट फॉर्मूला हमने कर लिया है इधर। बताओ बेटा समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर है बेटा? यहाँ से डाउट किसी बच्चे का कोई? एक बार कमेंट बॉक्स में जोश मुझे दिख जाए तो मैं एक बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल लिखने वाला हूँ, बहुत अच्छे। यस सर, ठीक है, जरा गौर से देखें, क्लियर हैं? जी सर। तो अगर जब क्लियर हो रहा है तो 750 बच्चों के आसपास लाइव हैं, फिर लाइक में कंजूसी क्यों नजर आ रही है? मुझे ये बात समझ नहीं आई बेटा, भूल जाते हो क्या? एक इंटरेस्टिंग स्लाइड आपकी स्क्रीन पे मैंने डाल दी है और उस स्लाइड पे मैं बात करना चाहूँगा। मैं इधर मीडियम की बात करूँगा और मैं इधर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के से भी लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एयर या वैक्यूम की बात करें तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू 1 होता है। बट यहाँ से सवाल एग्जाम में आया है गुरुजी, अगर मीडियम मेटल हो, धातु हो, तो बच्चा कमेंट भर दिया क्या आपने?
मैंने पहले ही लिख दिया, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने लिख दिया होगा कमेंट में। अगर मेटल है भाई, अगर धातु है, अगर दोनों आवेशों के बीच में, अगर Q1 और Q2 आवेश के बीच में आपने कोई मेटल प्लेट रख दिया है, कोई धातु का प्लेट रख दिया है, तो उसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, तैयार हो जाओ उस सवाल के लिए, उस क्वेश्चन के लिए, उसको फील करने के लिए। इसी से रिलेटेड मैं देखता हूँ आगे कोई स्लाइड है क्या, नहीं है। चलो मुझे नई स्लाइड लेनी पड़ेगी और नई स्लाइड में सवाल आपको देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया ना बच्चा, इसमें तो डाउट नहीं है किसी बच्चे को, अभी का अभी याद करना है क्या, एयर के लिए 1 और मेटल के लिए इनफाइनाइट। अब सवाल पे आ जाओ, मैंने सवाल क्या दिया आपको अभी, मैंने बोला ये चार्ज है बच्चा आपका Q1, ठीक है, और एक चार्ज है आपका दूसरा चार्ज है बच्चा Q2, ठीक है। अब हमने क्या किया है, दोनों चार्ज के बिल्कुल बीच में पूरा का पूरा एक मेटल प्लेट रख दिया है, दोनों आवेशों के बीच में एक मेटल प्लेट भर दिया है, मेटल धातु है, ठीक है। जब मैंने इसको मेटल धातु के रूप में, मतलब कंडक्टर के रूप में इसको भरा, पहले इस पे जो फोर्स लग रहा था बच्चा, पहले जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स था F। जब मैंने इसके बीच में मेटल भर दिया तो अब मीडियम हो गया FM। तो आप मुझे FM के लिए अप्लाई फोर्स बताओ। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका। अगर दो चालक आवेश यानी चालकों के बीच में अगर धातु की प्लेट भर दें, टोटल पूर्णतः पूरा, खाली जगह नहीं छोड़िए, ध्यान देना, तो बताओ अप्लाइड फोर्स कितना होगा। बहुत तगड़ा मेकअप है, जाल बिछाया गया, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेगी इसमें, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां, देखिए तुम, लड्डू आ जाएगा। अरे सोच लो बेटा, सोच लो, क्या बात है, ठीक है बेटा, यस सर। तो बेटा देखिए यहां पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, FM बराबर F बटा आपका K, और मेटल अगर आपने रखी है तो मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होगा, यानी उस मीडियम में फोर्स लगेगा ही नहीं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, बल क्यों नहीं लगेगा, क्या रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा? अरे भाई काहे लगेगा यार, आपने तो डायरेक्ट सुरंग खोद दी उनको मिलाने के लिए। आपने क्या किया, आपने तो यहां से यहां तक इसको अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए बल लग रहा था, आपने तो धातु, ये चालक है यार, ये चालक है, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो बल क्यों लगाएगा? ये तो कहेंगे यार हम तो एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, दोस्ती कर लेते हैं। भाई जब आपने मेटल भर दिया बीच में, कंडक्टर भर दिया, तो फिर क्यों बल लगाएंगे ये? तो बल कितना हो जाएगा बच्चा, 0। एक बेहतरीन सवाल था जो शायद मैं आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं, शायद आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो कोई बात नहीं है, बेहतरीन सवाल आपने क्लियर किया। अब आते हैं नई दुनिया में, और नई दुनिया का कुछ मजा ही और है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सदिश निरूपण क्या होता है? अरे कुछ भी नहीं है, 5 मिनट का खेल है, इधर से उधर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, लेकिन थोड़ा फोकस करिए मेरी बात पे, ध्यान दीजिए बच्चा, गौर करना मेरी बात पे। एक आवेश है बेटा Q1, ये वाला कोई आवेश है Q1, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पे कोई दूसरा आवेश रखा है बच्चा Q2। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, बीच की दूरी है बेटा R, बीच की दूरी क्या है बच्चा R। अब आप एक चीज मुझे बताइए, Q1 और Q2 दोनों प्लस के हैं, तो ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित अगर करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, प्रतिकर्षित अगर ये करेंगे तो ये आपका, इधर में इसको लिख देता हूँ Q1, प्रतिकर्षित करेंगे तो इधर बल लगेगा, और ये इस पे इधर बल लगाएगा। मेरी बात को नोट करना अच्छे से बेटा, इसने इस पे बल लगाया, ये बल किस पे लग रहा है, Q1 पे। लगा कौन रहा है, Q2। F किस पे लग रहा है, 1 पे। कौन लगा रहा है, 2। और मैंने इस पे वेक्टर लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। इस पे क्या बल लगेगा, F किस पर लगेगा, 2 पर। कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, क्या लगा दिया, वेक्टर।
अब मैं इसके डेरिवेशन पार्ट पे आपको लेके नहीं जाऊंगा ताकि मैं आपका 15 मिनट खराब कर दूं। मैं इसके कंक्लूजन पे लेके जाऊंगा और वो कंक्लूजन आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि ये दोनों फोर्स F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर है। बस फर्क है तो केवल और केवल डायरेक्शन का है, क्योंकि जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये माइनस जाएगा भाड़ में F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका क्या रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है वेक्टर लो के आपका जो आपका कूलम्ब्स लॉ उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का क्या लॉजिक है। लॉजिक यह है कि दोनों चार्ज पे अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। डायरेक्शन में अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगा। ये मैग्नीट्यूड सेम को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यही है कूलम्ब्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन। अगर अपन इसके कंक्लूजन की बात करें, मैं इसको डिराइव करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, R1 R2 करूंगा, Q1 Q2 करूंगा, डायरेक्शन दिखाऊंगा, फिर बराबर रखूंगा, फिर माइनस लगाऊंगा, कोई मतलब नहीं है उसका, टोटल टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, यस, यहाँ पे माइनस आपका हट जाएगा मैग्नीट्यूड लेते ही। थर्ड लॉ ऑफ मोशन गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ कौन से नियम को फॉलो करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कूलम्ब्स लॉ किसको फॉलो करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं बच्चा, याद रखना। गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? यहां से किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? बहुत बढ़िया, इधर से क्लियर हुआ तो आगे एक जहर कॉन्सेप्ट आपका इंतजार कर रहा है। आइए, आपका इंतजार था। देखिए बेटा, दो आवेशों के मध्य, ध्यान देना बेटा, मेरी बात को नोटिस करना। दो आवेश हैं Q1 Q2। अरे एज इट इज दिल में स्कैन करेंगे, दिमाग में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार दिमाग में स्कैन करने की तो कोई बच्चे बात करते ही नहीं है, सब दिल की बात करते हैं, क्योंकि दिल की बात ज्यादा समझ में आती है, पता नहीं क्यों, है ना। देखो Q1 Q2, लेकिन दिमाग में स्कैन करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि दिल धोखा देता है फिर अक्सर। दो आवेशों के मध्य विद्युत आवेश, विद्युत बल जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो समीप स्थित अन्य किसी आवेश पे निर्भर नहीं करेगा, ये कभी धोखा नहीं देगा। Q1 Q2 के बीच में जो बल लग रहा है बच्चा, उससे बीच में अगर कोई तीसरा चार्ज Q3 आता है तो ना तो इसको कोई फर्क पड़ेगा और ना इसको कोई फर्क पड़ेगा। इवन ये तो ये कहेंगे, अरे भाई कोई चार्ज है, हमें नहीं मतलब कौन चार्ज है, हम हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तीसरा कोई आवेश आया गया, भाड़ में गया, हमें नहीं मतलब। थर्ड चार्ज का एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज है तो भी वही बात है, चार्ज नहीं है तो भी वही बात है। यानी थर्ड जो चार्ज हमने रखा है उसका उन दोनों चार्ज पे अप्लाइड फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। ये चीज आपको क्लियर करनी है। मेरे को बताइए, डाउट क्लियर है बेटा? ठीक है। चलो जी, शाबाश 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 शाबाश। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अब इसमें तो क्या ही बोले, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यार अरे वो अपनी साउथ मूवी नहीं होती है, साउथ में चलने वाली मूवी, उसमें क्या होता है? उसमें कुछ ऐसा ही होता है, एक हीरो होता है, वो एक हीरोइन के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है उसको बचाने के लिए। फिर बाद में कुछ दूरी पे जाने के बाद हीरो मतलब जो विलेन है वो रुक जाते हैं, गाड़ी को रोक लेते हैं, और वहाँ पे उनकी पूरी फौज दिखती है, और फिर फौज से लड़ाई होती है, और जो अपना हीरो होता है साउथ वाला, है ना, उसको बहुत सारे विलेन आके दबा देते हैं, है ना, उसको चारों ओर से दबा देते हैं, चारों ओर से उसको कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं अब बात? ये हीरो, इसको दबा दिया गया है चारों ओर से। अब ये क्या कह रहा है, इसने इस पे बल लगाया, मैं एरो अलग कलर से दिखाता हूं, देखना, इसने इस पे बल लगाया, इसने इस पे बल लगाया, इसने F1 लगाया। ये पड़ोसी को पूछ रहा तूने कितना लगाया रे? बोला मैं F2 लगा रहा हूँ। इसने पूछा तूने कितना लगाया रे? बोला मैंने F3 लगाया। इसने पूछा तूने कितना लगाया? F4 लगाया। भाई तू कितना लगा रहा? भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा नेता हूँ, मैं तो N लगाऊंगा फोर्स, क्योंकि बीच में 2 4 5 छोटे छोटे और बच गए, वो पता नहीं कितने और थे जो इस पे बल लगा रहे थे।
एन चार्ज मिलके एक जो हमारा हीरो है उस पर बल लगा रहे हैं क्यू नॉट, तो बताओ टोटल फोर्स कितना लगेगा। अरे सभी का वेक्टर सम कर दो, यानी इस हीरो पे लगने वाला टोटल चार्ज है वो इन सब के टोटल के बराबर होगा। पहला बल F1 वेक्टर, दूसरा बल F2 वेक्टर, तीसरा बल F3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक गया बच्चा ये Fn वेक्टर। यानी किसी एक चार्ज पे सभी अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाया गया बल सभी बलों के वेक्टर सम के बराबर होगा, सभी के सदिश योग के बराबर होगा। मैंने वेक्टर सम क्यों बोला, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने इसको वेक्टर सम बोला है। बताइए क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। बेसिक चीज थी, बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें इतना ही बताएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अब गुरुजी पेपर तो आपने पहले ही लीक कर दिया, इसका मतलब आपको पता था कि ये सवाल आगे आएगा। हाँ जी, तो इसका जवाब ही कमेंट कर दो फटाफट से, हैं जल्दी से जवाब कमेंट कर दो। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बल F लग रहा है, वहाँ पे बल कुछ और लग रहा था, हैं जल्दी कमेंट करो आंसर इसका, फास्ट कमेंट में जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से सभी बच्चे ईमानदारी से। मज़ा आ गया सर, अरे वाह बेटा, मज़ा आ जाए फिजिक्स में फिर क्या चाहिए। मज़ा आने का मतलब समझ रहा है बेटा, स्कैन हो रहा है, हाँ नहीं तो बाउंस जाता है गुरुजी, हम तो नहीं खेलेंगे, बाउंस फेंक रहा है ये, हाँ ऐसे। देखो बेटा सीधी सी बात है, मीडियम में अप्लाइड फोर्स F m बराबर F बटा के, ये एप्सिलॉन r, बल F दिया गया है, एप्सिलॉन r का वैल्यू 6, F/6 हमारा आंसर हो जाएगा। F/6 बच्चों ने भर दिया है कमेंट, बहुत अच्छा। स्पेशल नोट डाला है क्योंकि स्पेशल नोट में कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, गौर से देखें। अगर चार्ज के बीच में कोई मेटेलिक मीडियम रख दिया जाए, कोई धात्विक माध्यम रख दिया जाए, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, अप्लाइड फोर्स 0 होगा, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। पहले ही मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, पहले मैं इसका क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। अब नोट डाल दिया तो उड़ाई दिया हमने, ठीक है। चलो जी, एक और एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दे दनादन बैक टू बैक फायर, और इस सवाल में क्या जहर घुलने वाला है, मज़ा आएगा गजब। कमेंट करो फटाफट इसका आंसर, कमेंट करो आंसर फटाफट से, फोड़ो भैया फटाफट से, जल्दी करो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करो बेटा जल्दी से, शाबाश, क्या बात है, क्लियर है बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें। अरे वाह बेटा, सवाल बहुत तगड़ा वाला है। एक आवेश 1 माइक्रोकूलम है बच्चा, गौर से समझना। दूसरा आवेश से 5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। वाह बच्चा वाह। दोनों आवेशों को एक दूसरे के कारण लगने वाला बल, ओहो, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज एंड फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज। पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पे लगने वाला बल, दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पे लगने वाला बल डज नॉट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों आवेशों पे लगने वाला जो बल है, यानी F1 है और F2 है, वो हमेशा बराबर होता है, उसका अनुपात 1:1 होगा। ये सवाल मैं पीछे आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से डिटेल से बता चुका हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जय हिंद बेटा, वेलकम, नमस्ते। सारे बच्चे कमेंट में आंसर नहीं करते क्योंकि सारे बच्चे फोकस करके नहीं रखते हैं, और उनको क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं आंसर कमेंट नहीं करता तो। बेटा देखना, वो फ़र्क उस दिन पता चलेगा कि तू अपना कंसंट्रेट जो क्लास में है वो खो रहा है, और अगर क्लास में कंसंट्रेट नहीं है तो हमारे क्वेश्चन आंसर के साथ अटैच नहीं है, तो फिर धीरे धीरे तू अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा और क्लास का तेरा टाइम वेस्ट है टोटल। अब चलेंगे एक नई दुनिया से आपको मिलाने के लिए, और वो नई दुनिया बहुत ज़बरदस्त है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र। बहुत धमाकेदार एंट्री होती है विद्युत क्षेत्र की, धमाकेदार। वो कहते हैं जंगल में शेर तो एक ही होगा सब,
दूसरा शेर आएगा तो लड़ाई होगी और फैसला लड़ाई के रिजल्ट से होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, और आपको हम ये बता ही दिए पीछे कल की क्लास में, अगर कोई चार्ज अगर रेस्ट में है यानी वेलोसिटी 0 है तो वह क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और भाई वो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, अगर चार्ज को खाली कहीं पे बिठा दिया जाए तो खुरापात तो करेगा। और उसने क्या किया, जब चार्ज को रेस्ट में रखा, इस चार्ज को रेस्ट में रखा तो पता चला ये तो उस एरिया का डॉन बन गया। इसने तो अपना नेतागिरी का पूरा एरिया बना लिया। अब इस एरिया में गलती से कोई दूसरा चार्ज एंट्री मारता है बेचारा, इधर से कोई चार्ज आया और इधर आते ही इसके तो कान खड़े हो गए, सेंसर एक्टिव हो गए इसके, क्योंकि ये इस पे जैसे ही इधर चार्ज आएगा उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। बोला कोई दूसरा एलियन हमारे एरिया में घुस गया है, सेंसर ऑन हो गए, तुरंत से सेंसर अप्लाई हो गए, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब इस चार्ज ने अपना खुद का एक इफेक्टिव एरिया बना लिया, और इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज घुसेगा तो उस पे बल F लगेगा। तो ये जो दादागिरी का क्षेत्र है, जिसमें दादागिरी करता है रेस्ट वाला चार्ज, उसी दादागिरी के एरिया को, उसी इफेक्टिव एरिया को, उसी क्षेत्रफल को, उसी प्रभाव क्षेत्र को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी रेस्ट में रखे चार्ज के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पे वह क्या फील करता है, फोर्स फील करता है। जैसे ये एरिया है और मैं कोई दूसरा चार्ज हूँ, मैं इधर से चल के आया, आराम से सहनसा बन के चल के आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चल रहा हूँ। अब यहाँ पे एंट्री हो रही है इसके फील्ड में, और जैसे ही पता चला ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे को क्या लग रहा है, करंट लग रहा है, ये बल लगाएगा, क्योंकि मैं इसके इफेक्टिव एरिया में जा चुका हूं। और इस इफेक्टिव एरिया का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है बच्चा, इस इफेक्टिव एरिया, इस क्षेत्र का नाम क्या है, इफेक्टिव एरिया। बताइए, क्लियर है बेटा? यस सर, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बेटा, ये आपका डेफिनेशन हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। ये तो आपका एक नोट पॉइंट है जो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये कल की क्लास में डिस्कस करें, कल की क्लास में डिस्कस करें बेटा। डेफिनेशन आपका हो गया है, ये एक लाइन है, चलो मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्रोत वाले आवेश पे फोर्स अप्लाई नहीं करता है। गुरुजी समझ नहीं आया भैया, ये प्रभाव क्षेत्र, ये जो इसके गुर्गे हैं, ये जो इसके चेले हैं, ये जो इसकी सेना है, ये सेना क्या इस पे ही बल लगाएगी क्या? यानी ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जो इसको उत्पन्न किया है, जिसने दादागिरी का क्षेत्र बनाया है, क्या उसी पे बल लगाएगा? नहीं, ये जो बाहर से आएगा उस पे बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा। ये बात ये बोल रहा है, जरा गौर से पढ़ो। विद्युत क्षेत्र सोर्स चार्ज पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाले चार्ज पे क्या नहीं करता, कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, कोई बल नहीं लगाता है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, कोई बल नहीं लगता है। फील हो रहा है। मैं एक बात का प्रॉमिस क्लास के स्टार्टिंग में करता हूं, पहली बात तो बच्चा क्लास में टाइम पे पहुंचे, फिक्स टाइम पे आ जाए। 1-2 मिनट लेट होता तो चलता है, मैं एग्री करता हूं। कोई बच्चा 7 मिनट लेट आता है, अब 7 मिनट पीछे बताया उसके लिए सप्पम पाठ है, समझ नहीं आएगा, और फिर क्या करेगा, फिर सर समझ नहीं आ रहा, तो बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे, आप टाइम पे पहुंचे क्लास में, मजा आएगा, ठीक है। और अभी जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास आ रही है, जस्ट 4 मिनट 5 मिनट का टाइम आपके पास, मैथ्स की क्लास है, नया टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक ही क्लास शायद उसका होगा, उसमें फिनिश हो जाएगा आज आपका एंड गेम फिनिश, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सारे बच्चे फुल ऑन फायर के साथ में, फुल जोश के साथ में, लाइक बटन पे तो दबा के कंजूसी चल रही है, तुम मर्जी आए तो कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी, हम हमारा काम, हमारी पूरी एबिलिटी, पूरी डेडिकेशन, फुल सपोर्ट के साथ कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी क्या आपको करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।
सभी को।